प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। अपना टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकंड ईयर का था डायनामिक्स, और बीएससी बीएड के अंदर यूज होता है ये थर्ड ईयर के अंदर। तो एक वीडियो अपनी अपलोड हो चुकी थी एसएचएम की, मुझे उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। अब अपने बात करेंगे, जो एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं आपने क्या किया और लास्ट वीडियो के अंदर आपने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपके पास, तो आपने क्या पढ़ा उसके बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि एक कण कोई सरल रेखा में गतिमान हो रहा है, वो किसी स्थिर बिंदु से, उसका जो त्वरण होता है वो स्थिर बिंदु से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, और सर्वदा उस बिंदु की ओर दिष्ट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। और जो उसका जो स्थिर बिंदु होता है उसको बल केंद्र या गति का केंद्र बोला जाता है। तो ये तो एसएचएम की आपने डेफिनेशन पढ़ी। फिर आपने पढ़ी थी कि जो उसका जो वेग होता है, किसी भी कण पर, किसी भी दूरी पर जो कण का वेग आता है वो आपने डिफाइन किया। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। एसएचएम की आपने एक तो डेफिनेशन पढ़ी आपने। दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि जो किसी भी दूरी पर जो कण का जो वेग होता है वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा v स्क्वायर बराबर में म्यू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। किसी भी दूरी पर कण के वेग को व्यक्त करती है ये समीकरण, v स्क्वायर बराबर में म्यू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब आपने दो केस बनाए इसके अंदर, एक तो केस बनाया आपने और एक आपने पढ़ा डेफिनेशन जो थी वो थी f बराबर में माइनस के म्यू एक्स क्या था, ये त्वरण था, ये f त्वरण है, ये दूरी है, उस केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी इस f के समानुपाती थी। माइनस उसको शो कर रहा है कि ये केंद्र की तरफ आ रहा है, ये केंद्र की तरफ आ रहा है, इसका मतलब माइनस लगा है। तो म्यू यहाँ पे क्या है, एक अचर है। अगर कोई भी आपको चेक करना हो कि इसकी गति एसएचएम होगी तो आपको सबसे पहले इस प्रकार की समीकरण होना जरूरी है, f बराबर माइनस म्यू एक्स। कोई भी समीकरण आती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कण है वो एसएचएम के अंदर गति कर रहा है। तो ये समीकरण ये शो करती है कि जो कण है वो क्या कर रहा है, एसएचएम के अंदर गति कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, f की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू, वेग आपने पता किया, किसी भी दूरी पर कण का जो वेग होता है वो ये होता है। अब आपने एक दो केस बनाए इसके। केस नंबर फर्स्ट बनाया था आपने, जब a से o तक चले, अपने केंद्र तक आए, तो उस समय जो पोजीशन होता है वो क्या होती है, x की जो वैल्यू निकाली थी या t की जो वैल्यू थी वो 1/√μ cos इनवर्स x कोण में a, ये थी आपके पास। इससे आपने x की वैल्यू फाइंड की थी, तो x की जो वैल्यू थी आपके पास वो थी ये वैल्यू इधर आ गई थी, तो a cos√μ t, एक वैल्यू आपने ये निकाली थी। जब a से o तक चले अपने, यानी इस टाइप से एक सरल रेखा में कोई कण गतिमान है, ये a डैश था, ये स्थिर बिंदु p था, ये स्थिर बिंदु o था और ये a था। जब कण a से o की तरफ आ रहे थे अपने, जब कण a से o की तरफ आ रहे थे तो इस टाइप की गति कर रहा था कण, तो क्या था, तो अपने उसमें माइनस लेते थे वेग के अंदर, और जब ये कण इधर की ओर गति कर रहा था तो पॉजिटिव लेते थे अपने। तो सबसे पहले a से o तक आए थे, तो t की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो ये आई थी, यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड की थी। अब अपने चले केस नंबर 2, आपने सीखा कि जो केस नंबर 2 था वो o से a की ओर गति कर रहा था, o से a की तरफ जा रहा था। तो जो t की जो वैल्यू आई थी 1/√μ साइन इनवर्स x कोण में a, साइन इनवर्स x कोण में a। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी a साइन √μ t। एक ये समीकरण आया था आपके पास और एक ये समीकरण। ये क्या दोनों समीकरण शो कर रहे थे, t समय पश्चात उस कण की पोजीशन बता रहे हैं ये, कि जब कण a से चला o की तरफ आ रहा है तो क्या पोजीशन होगी उसकी, x बराबर a cos√μ t। यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है 1/√μ cos इनवर्स x कोण में a। x जो है वो इस कण की
दूरी है, जो कण यहाँ पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा, तो उस कण की जो दूरी है वो है x। तो अब आपको ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड की, आपने इतना आपने सीख लिया था, और आपने ये भी सीखा था कि जो आयाम क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है और आवर्ती क्या होती है। तो आयाम क्या होता था आपके पास, जब कोई कण सरल आवर्त अंतर्गत के गति कर रहा है, एसएचएम के अंतर्गत कोई कण गतिमान है, वो इस बिंदु मतलब स्थिर केंद्र से अधिकतम दूरी पर चलता है, और जहां जाके उसका वेग शून्य हो जाता है तो वो क्या होता है, आयाम होता है। यानी यहाँ से कण चला, मान लो इसकी दूरी ये है, यहाँ जाके इसका वेग शून्य हो गया, तो इसको बोलते हैं ओ ए बराबर ए, ये क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आवर्तकाल पढ़ा आपने कि ए से चलें और वापस ए तक आ जाएं, तो वो होता है आपके पास आवर्तकाल। आवर्तकाल को अपने लिखते हैं 2 पाई बटा रूट म्यू, ये होता है आपके पास आयाम। और बात की थी आपने आवर्ती की, आवर्ती होती है इकाई समय में दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती होती है 1/, आवर्ती जो होती है वो आपके पास होती है 1/n, t बराबर 1/n। आपने देखा आवर्तकाल 2 पाई बटे रूट म्यू होता है बराबर t की जो वैल्यू, आवर्तकाल को t से शो करते हैं, और जो आवर्ती होती है उसको n से शो करते हैं, क्योंकि प्रति दोलनों की जो संख्या होती है इकाई समय में वो होती है 1/t, यानी t होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल की वैल्यू रखेंगे अपने तो वो n की वैल्यू आ जाएगी, यानी आवर्तकाल आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं अपने, ये आपने इतना सीख लिया था, अब बात करते हैं कि जो एसएचएम की जो होती है वो नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं अपने कि इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, यहां से देखते हैं अपने, ये आपके पास पॉइंट कोई ए, ये एक सरल रेखा में कोई कण गतिमान हो रहा है, ए डैश ओ और ए। तो यहाँ जो वैल्यू होगी x की वो मान लेते हैं a है, क्योंकि यहाँ पे a है मतलब उसकी दूरी जो है वो a है। यहाँ इसकी जो दूरी है वो x बराबर कितनी है, 0 है, x बराबर 0। यहाँ a है और यहाँ जो है x बराबर में -a को शो करती है दूरी को, ये तो है दूरी। अब आपको देखना है कि इसके अंदर जो एसएचएम की जो प्रकृति है, एसएचएम की प्रकृति के बारे में बात करें अपने, तो इस ये जो कण है मान लो वो इस यहाँ पर उसका वेग कितना होगा और उसकी त्वरण कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो जो ए पे जो अपने देखें जो त्वरण जो होगा वो f बराबर कितना आएगा आपके पास, और वेग कितना आएगा, और वेग आएगा कितना, या मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, त्वरण मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, यही फाइंड करना है आपको। तो x बराबर a पे देखिए अपने, तो त्वरण की बात करूं मैं तो त्वरण आपके पास होता है एसएचएम में कोई कण गतिमान हो तो f बराबर में -μ समीकरण होती है। तो x बराबर यहाँ a पुट करोगे आप, तो a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -μa। अगर वेग की बात करूं मैं तो वेग x बराबर a, तो इस समीकरण में x की जगह a पुट करेंगे तो a² - a² 0, तो यानी वेग आ जाएगा आपके पास 0। अब बात रहेगी कि यहाँ अधिकतम होगी वैल्यू या यहाँ न्यूनतम होगी। तो जहाँ 0 आएगा वहाँ वैल्यू होगी मिनिमम, और जहाँ वैल्यू आ रही है वहाँ वैल्यू होगी f मैक्सिमम। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ जो त्वरण होगा वो तो होगा मैक्सिमम, और यहाँ जो वेग होगा वो होगा मिनिमम यानी 0। तो कहने का मीन्स ये है कि जब यहाँ पे कण जो होगा उसका त्वरण तो ये होगा -μ है, और जो वेग होगा वो कितना होगा 0 होगा। और वही क्या होता है आपके पास आयाम होता है कि कण यहाँ से चलता है और जहाँ पर जाके वो उसका वेग 0 हो जाता है, वही क्या था आपके पास, वो था आपके पास आयाम। OA से मैंने लिखा था A करके उसको, तो वो आयाम ही था क्योंकि कण यहाँ से चला और अधिकतम दूरी पर उसका जो वेग है वो 0 हो जाता है, तो वो आयाम था। तो यहाँ इसका वेग 0 हो गया, तो इसका जो आयाम था वो कितना आया था, x बराबर OA बराबर A आया था, OA बराबर A आया था। तो यही था आपके पास आयाम।
अब बात करते हैं अपने यहाँ जो केंद्र है इस पे त्वरण और वेग कितना होगा और मिनिमम कहाँ होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पॉइंट पे बात करते हैं अपने। उस पॉइंट पे बात कर दिया आपने। अब इस पॉइंट पे देखते हैं तो ऊपर एफ आएगा आपके पास, इसकी जो गति होगी वो इस साइड होगी, जो यहाँ गति होगी वो इस साइड होगी। अब एफ की जो वैल्यू है आपके पास देखें तो x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो यहाँ एसएचएम में जो समीकरण होती है गति की तो उसमें रखें तो x बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। अब वेग की बात करें अपने तो वेग कितना होगा, यहाँ 0 रखें x की जगह 0 रखा तो ये आएगा म्यू ए स्क्वायर, तो v की जो वैल्यू आएगी इधर रूट हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू ए। तो रूट म्यू आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखना है मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम होगा त्वरण या मिनिमम होगा, तो जहाँ 0 आता है वहां मैंने बताया था आपको, वहां तो होगा मिनिमम, और जहां कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है वहां होगा मैक्सिमम। तो कण जब यहाँ से चलेगा तो उसका जो वेग होगा वो महत्तम वेग होगा रूट म्यू ए, क्योंकि मैक्सिमम है और मैक्सिमम को बोलते हैं अपने महत्तम बोलते हैं या अधिकतम बोलते हैं। तो यहाँ उसका वेग जो होगा वो महत्तम होगा और यहाँ उसका जो त्वरण होगा वो 0 होगा। जब कण यहाँ पहुंचेगा तो वो कण मैक्सिमम में हो जाएगा और म्यू ए हो जाएगा, और जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। जब कण इधर की ओर आएगा तो -a पे डिनोट करना है कि दूरी -a है इसकी। अब दूरी -a है तो यहाँ वैल्यू रखोगे -a, तो ये जो f की जो वैल्यू होगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास म्यू a, क्योंकि यहाँ माइनस का a रखा आपने तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने के बाद ये म्यू a आ गया। अब वेग की बात करें तो वेग आपने यहाँ -a रखोगे तो x की जगह -a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वेग यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब जहाँ 0 आता है वहाँ क्या होता है, मिनिमम, तो ये जो वेग होगा वो मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, और जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यही क्या है आपके पास एसएचएम की नेचर को डिफाइन कर रही है ये, कि एसएचएम का जो नेचर होगा वो होगा आपके पास एसएचएम, नेचर ऑफ एसएचएम, NATURE ऑफ नेचर, नेचर ऑफ एसएचएम, कि जो कण जो है वो एसएचएम में गति कर रहा है उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आपको मैंने बता दिया जब कण यहाँ पहुंचेगा तो उसका वेग और मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। तो इस टाइप से अपने एसएचएम के अंदर उसकी प्रकृति फाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक कण जो है वो एसएचएम में गमन करता है, एसएचएम में गमन करता है तो ज्ञात कीजिए कि केंद्र से कितनी दूरी पर उसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने बनाया था इस टाइप से एक डायग्राम था, उसके बाद एक सरल रेखा में कोई कण है वो गतिमान कर रहा है, मान लेते हैं ए है, ये ओ है और ये ए डैश है, ये ओ है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि केंद्र से कितनी दूरी पर उसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे चलेंगे इसका महत्तम वेग उसका वेग आधा होगा। दूरी पूछी है आपसे, क्या फाइंड करना है आपको, कितनी दूरी पर उसका जो वेग होगा वो महत्तम वेग का आधा होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन करें ए पार्ट का, तो माना एसएचएम में आयाम ए है और तीव्रता म्यू है। एसएचएम में आयाम ए है, तीव्रता म्यू है, तो केंद्र से ओ तक या ओ से केंद्र से उस पर वेग, केंद्र से कण पर वेग, कण पर जो वेग होगा आपके पास वो होगा आपके पास v स्क्वायर बराबर होता है रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी तो देखिए तो एसएचएम में आयाम ए आपके पास, तीव्रता म्यू है, तो केंद्र से कण पर जो वेग होगा आपके पास ये किसी भी दूरी पर कण के वेग को व्यक्त करती है ये समीकरण।
अगर उसका महत्तम वेग देखें तो आपने उसकी नेचर अभी पढ़ी थी। नेचर क्या कहती है यहाँ पे आपको कि यहाँ जो महत्तम वेग होगा वो कितना था आपके पास, जो महत्तम वेग था आपके पास वो था रूट म्यू ए। अभी नेचर आपको पढ़ा के गया हूँ मैं, तो उसमें आपने देखा कि जो इसकी जो ये महत्तम वेग होगा इसको बोलते हैं महत्तम वेग। ये था आपका रूट म्यू। म्यू का मतलब ये x की जगह आपने a पुट किया यहाँ पे, तब ये 0 है, तो आपके पास सॉरी आपने यहाँ x की जगह ये पुट किया, आपने 0 पुट किया, तब आपके पास a आया, क्योंकि यहाँ x बराबर क्या था 0 था, यहाँ x बराबर a पे देख रहे थे वैल्यू, तो आपके पास महत्तम वेग आया था v। अब आपको क्या करना है कि कितनी दूरी पर उसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा। तो माना केंद्र से x बराबर x1 दूरी पर जो वेग होगा आपके पास वो कितना होगा, इस महत्तम वेग का आधा है। तो महत्तम वेग कितना है, रूट म्यू a बाई 2 का मतलब रूट म्यू a बाई 2 का ये जो वेग है, ये इस रूट वेग जो है रूट म्यू a बाई 2 का इसका क्या है, ये आधा है, इस महत्तम वेग का आधा है। तो अपने लिख सकते हैं कि x बराबर x1 दूरी पर v जो है वो महत्तम वेग का आधा है। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है कि दूरी पर बताना है वो कितनी दूरी पर है उसका वेग महत्तम वेग का आधा। तो ये महत्तम वेग का आधा होता है, x मान लिया x1 दूरी पर है ये। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये उठा के इस समीकरण 1 में पुट करनी है। तो बाय फर्स्ट से, तो फर्स्ट देखें अपने, तो v की जो वैल्यू है वो रखेंगे रूट म्यू a की 2 की होल स्क्वायर बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस में x1 की स्क्वायर। अब जो दूरी है वो मान ली x1 दूरी पर उसका क्या है वेग महत्तम वेग का आधा है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपको दूरी की वैल्यू निकालनी है, यानी x1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो जो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे अपने, तो ये आ जाएगा म्यू a स्क्वायर बाय 4 बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस में x1 की स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो इस म्यू को अपॉन में ले आएंगे, फिर इसको हल करने पे आपके पास जो x1 की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर की वो 3/4 a स्क्वायर आएगी। अब यहाँ से जो x1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो x1 कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास जो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3/2 a। यानी इस दूरी पर जो होगा वो केंद्र से इस दूरी पर जो वेग होगा वो महत्तम वेग का आधा होगा। तो अपने लिख सकते हैं ये बात कि तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो अपने लिखेंगे क्या कि केंद्र से x1 बराबर रूट 3/2 दूरी x1 बराबर रूट 3/2 a दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा है। तो इस प्रकार आपने पहला ए प्रूफ कर दिया कि कोई कण है वो एसएचएम में गमन करता है। तो आपसे पूछा गया था ए पार्ट के अंदर केंद्र से कितनी दूरी पर उसका महत्तम वेग का आधा है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, आपको पता है किसी भी कण पर जो दूरी पर वेग होता है वो v स्क्वायर बराबर में म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। तो वहां से आपने महत्तम वेग की बात कर रहा है ये, तो महत्तम जो वेग होता है वो होता है रूट म्यू a, ये नेचर कहती है उसकी एसएचएम की। तो उस वेग का आधा है वो, तो अपने नेचर जो v है महत्तम वेग उसका आधा कर दिया, दूरी x1 मान ली, इसकी वैल्यू पुट कर दी समीकरण 1 के अंदर। तो वेग वाली समीकरण में पुट करने के बाद में x1 की आपके पास वैल्यू आ गई। इस दूरी पर जो वेग होगा वो केंद्र से इस दूरी पर वेग महत्तम वेग का आधा होता है।
तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपने बी पार्ट है, महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय कितना है। यानी महत्तम विस्थापन की बात कर रहा है, तो अगर आधा आयाम में चले, आयाम का मतलब है कि अगर मैं x की जगह a/2 पुट कर दूं तो आयाम मतलब आधा हो जाएगा, दूरी है आयाम। अधिकतम वेग जहाँ होता है उसकी जो दूरी होती है उसको आयाम बोलते हैं। वो कहता है उसका आधा आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय फाइंड करना है आपको कि कितना समय लगेगा इसको। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं बी पार्ट। तो जो अपने जानते हैं कि जो एसएचएम में जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, टी बराबर होता है 2π/√μ। ये तो होता है एसएचएम में आवर्तकाल। तो ये अपने जानते हैं, वी नो दैट जो आवर्तकाल होता है वो ए से बिंदु से चलेगा, वापिस ए तक पहुंचने का जो समय होगा आवर्तकाल वो टी जो होगा वो 2π/√μ होता है। इस टाइप से आपके पास कण था कि ये ओ था आपके पास, ये ए डैश था और ये ए था। ए से चलेगा वापिस ए तक पहुंचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और जो उसकी वैल्यू होती है वो 2π/√μ होती है। अब बात करें कि वो कह रहा है कि महत्तम विस्थापन के बिंदु से, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु से अगर देखें तो ए से देखें ओ की तरफ, तो यहाँ उसका महत्तम विस्थापन होगा। तो इधर से देखिए अपने, तो लिखे अपने कि महत्तम विस्थापन के बिंदु ए से लेकर केंद्र तक पहुंचने में लगा समय यानी टी। अगर वो कण इस टाइप से गति कर रहा है इधर की साइड, तो आपने एक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई है कि अगर ए से ओ तक जब दो केस बनाए थे आपने, जब कोई कण सरल रेखा में गतिमान है तो अपनों ने दो केस बनाए थे, जब ए से ओ तक की ओर गति करे कण और ओ से ए की ओर गति करे, ये दो केस आपने बनाए थे। जो पहला केस था जो इधर की ओर गति कर रहा था, तो उस समय जो टी की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो आई थी 1/√μ कोस इनवर्स x कोण में a। इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब आपको वो कह रहा है कि आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय। ये तो क्या था, ए से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी चल रहा था, तब इतना आयाम था आपके पास ए था। और आप वो कह रहे हैं आधी दूरी के अंदर बताओ कितना लगेगा आपको टाइम। तो अपने लिखेंगे कि जो आधे आयाम के लिए, आधे आयाम के लिए यानी जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा a/2, क्योंकि जो आयाम होता है आपके पास वो पूरी दूरी होती है ये। तो अब पूछा आधे आयाम के लिए तो आधी हो जाएगी a/2, क्योंकि पूरी होती है आपके पास a, तो आधी के लिए पूछा है उसने आधे आयाम के बराबर, तो आधी हो जाएगी x बराबर a/2। ये समीकरण 2 में रखने पर, इसको 2 में रखोगे आप, 2 में रखेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी इसको t2 यानी टाइम रखेंगे तो t बराबर रख देंगे t2, मान लेते हैं t2 पे है ये, तो t2 बराबर में आ जाएगा 1/√μ कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी है a/2 बटा a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, t2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास 1/√μ कोस इनवर्स 1/2। ये t2 की वैल्यू आएगी। टाइम मतलब आधे आयाम के लिए आपको इतना टाइम लगेगा, अभी टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि कोस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, कोस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, ये होता है π/3 पे। तो अपने लिखेंगे क्या, जो t
T2 है आपके पास, उसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, अगर कोस इनवर्स 1/2 की अगर वैल्यू देखें तो ये होती है π/3। यहाँ आ गया आपके पास √μ। अब अगर मैं क्या करता हूं कि इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2π/3 2√μ, तो 2π जो √μ है ये तो बन जाएगा आपके पास कैपिटल T बाय फर्स्ट से। आवर्तकाल जो होता है 2π/√μ, ये तो आवर्तकाल हो गया, बटा कितना आ जाएगा 6, यानी जो T2 की जो वैल्यू है आपके पास वो T/6 आ जाएगी। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ये जो आवर्तकाल का कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना में इसको टाइम लगेगा आधे आयाम के बराबर दूरी तय करने के लिए। इसको जो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, आवर्तकाल का 1/6 गुना समय लगेगा। तो इस टाइप से आपको इसको हल करना था। महत्तम विस्थापन के बिंदु के आधे आयाम पूरा हुआ है तो आधा लिया गया है, यहाँ पे आधा पूछा है कि बराबर चलित दूरी में लगा समय ज्ञात करना है आपको। जब आपके पास A से लेकर कण O की तरफ आता है तो T की जो वैल्यू होती है 1/√μ कोस इनवर्स x कोण में A होती है। अगर वो O से A की तरफ जाता तो होती है आपके पास T की वैल्यू 1/√μ साइन इनवर्स x कोण में A होती। लेकिन अब तो कण A से लेकर O की तरफ बात कर रहा है, महत्तम विस्थापन की बात कर रहा है, तो यहाँ महत्तम क्या होगा, आपके पास वेग था √μ है तो यहाँ महत्तम विस्थापन होगा। तो वो कण इस टाइप इधर की ओर आएगा, O की तरफ आएगा, केंद्र की तरफ आएगा, तो इसका कितना गुना होगा वो, तो T/6 यानी आवर्तकाल का 1/6 गुना होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। यदि किसी सरल रेखा में गतिमान किसी कण का t समय पर विस्थापन आपको दे रखा है, यानी आपको विस्थापन दे रखा है व्यक्त हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण की गति SHM है जिसका आयाम आपको फाइंड करना है, ये आना चाहिए, और आवर्तकाल फाइंड करना है आपको। विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन क्या होता है, वो दूरी होती है एक प्रकार की, लेकिन वो सीधी दूरी होती है विस्थापन। तो विस्थापन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले विस्थापन आपको दिया हुआ है x, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो x आपको गिवन है a cos nt प्लस b sin nt। अब आपको क्या करना है, ये x है, ये विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको वेग बोलते हैं। तो dx कोण में dt निकालें, तो इसका अवकलन करें अगर, तो क्या आएगा आपके पास a माइनस का n साइन nt, यानी कोस का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस में आ जाएगा साइन। अब प्लस b कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, bn कोस nt हो जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं, अगर इसके अंदर परिवर्तन करें तो d² x अपोन में dt की स्क्वायर। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो d² x dt की स्क्वायर ये त्वरण है। त्वरण दोबारा इसका t के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट अवकलन करोगे तो ये -a n² cos nt प्लस, अब कोस का दोबारा करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा b n² sin nt। अब अगर अपने देखें तो ये आपके पास त्वरण है, तो इसको मैं f से डिनोट कर सकता हूँ। तो आपके पास जो त्वरण आएगा वो आएगा, इसको मैं यहाँ से n² कॉमन आ जाएगा आपके पास, -n² कॉमन आ जाएगा आपके पास। अंदर जो बचेगा वो a cos nt प्लस b sin nt। f बराबर जो त्वरण होता है ये d² x कोण में dt की स्क्वायर, उसको f से डिनोट कर सकते हो आप, त्वरण को f से डिनोट कर दिया। अब जो त्वरण होगा -n² x, ये जो x है ये आपके पास, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं a बन रही है आपके पास, तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या बन रही है आपके पास, ये a है पूरी इक्वेशन। तो यहाँ a की जो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है वो x है, वो आपने x यहाँ रख ली। जो ये समीकरण आई है आपके पास,
ये कण की गति को एसएचएम को शो करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो एसएचएम के अंदर जब कण गतिमान होता है तो एफ बराबर में उसकी जो इक्वेशन होती है वो म्यू एक्स रूप की होती है। अगर कोई भी कण का जो त्वरण एफ बराबर में माइनस म्यू एक्स रूप में आएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक क्या होगी, एसएचएम में गति करेगी। तो ये बन रही है, तो इसका मतलब वो एसएचएम के अंतर्गत गति कर रही है आपके पास। लेकिन आपको तो क्या पूछा है, आयाम पूछा है और आवर्तकाल पूछा है। बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल जो होगा आपके पास वो क्या होगा? तो सबसे पहले बात करें आवर्तकाल की। जो आवर्तकाल होगा वो होता है t बराबर 2 बटा रूट म्यू। ये अपने जानते हैं कि t बराबर 2 बटे रूट म्यू ये आवर्तकाल होता है। अब आवर्तकाल t की जो वैल्यू चाहिए आपको, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी आपके पास। तो म्यू की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास n स्क्वायर। म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास n स्क्वायर। तो मैं म्यू की वैल्यू यहाँ n स्क्वायर पुट करता हूँ तो 2 बटा n आ जाएगी आपके पास, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपको आवर्तकाल फाइंड करना था। तो ये तो आपने पहले फाइंड कर दिया आवर्तकाल जो 2 बटा n था। अब आपको आयाम फाइंड करना है इसका। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का रूट आना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं आवर्तकाल आपने निकाल दिया। अब आपको निकालना है आयाम। आयाम की बात करें तो आयाम x का वह मान है जहां dx बाई dt 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई कण है वो सररेखा में गतिमान है इस टाइप से, तो जो इसकी जो दूरी होती है वो उसका आयाम होती है। लेकिन वो कहाँ तक जाएगी दूरी? जहाँ वेग 0 हो जाएगा वो उसका आयाम कहलाती है। कोई कण है वो कितनी दूरी पर जाके उसका जो वेग है वो 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो आयाम जो होगा वो x की दूरी होती है का वह मान है जहाँ dx बाई dt 0 है। यानी कहने का मीन्स जो x आपको विस्थापन दे रखा है, जो dx में dt है, इसका मतलब ये वेग है। क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो ये जो वेग है आपके पास, इसके अगर बराबर आप 0 करते हो तो वो किसके इक्वल आएगी? वो आयाम x का ही मान होता है वो। क्यों? क्योंकि जो कण है वो यहाँ से जाएगा और अधिकतम दूरी पर जाकर वो उसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे? एसएचएम की नेचर के अंदर पढ़ा है। एसएचएम की प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा था। तब आपको मैंने बताया था कि यहाँ से जब कण चलता है तो वो देखते हैं उसका आयाम क्या होता है, वो अधिकतम दूरी पर जाता है और जहाँ पर उसका वेग 0 हो जाता है वो क्या होता है? आयाम होता है। इसका मतलब आयाम x का वह मान है जहाँ dx बाई dt बराबर 0। इसका मतलब क्वेश्चन आपको पकड़ में आ चुका है। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, dx बाई dt की आपको वैल्यू निकाल दी आपने। तो वो जो वैल्यू आई थी आपके पास dt की वो आई थी, मान लेते हैं b समीकरण से है तो बाय b से लिख देंगे अपने माइनस का an साइन nt प्लस bn कोस ऑफ nt बराबर 0। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं कि इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन बटा एन टी, तो टेन एन टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी अपॉन में ए। अब टेन एन टी की जो वैल्यू आई आपके पास बी अपॉन में ए, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये टेन जो होता है, अगर लाल बटा कक्का की बात की जाए तो आपके पास इस टाइप से ये डिनोट होता है कि ये मान लेते हैं आपके पास, आपको दे किसकी रखी है? साइन कोस टेन। टेन में लंब दे रखा है आपको, तो लंब मान लेते हैं बी है, आधार कितना है आपके पास? ए है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? एक तो आपको ज्ञात करना है कि कोस एन टी की वैल्यू और एक साइन एन टी की वैल्यू निकालनी है, वो इस समीकरण में पुट करनी है आपको। फिर आपका ये जो x है वो एक आयाम को व्यक्त कर रहा है, तो ये आपके पास आयाम आ जाएगा। तो अपने निकालते हैं कि जो कोस एन टी की वैल्यू निकालता हूँ, कोस एन टी की जो वैल्यू होती है वो होती है
आधार बटे करण। जो आधार है आपका वो तो a है और जो करण है वो इन दोनों का योग होके स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बटा में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अगर बात करें साइन एनटी की, साइन एनटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन में होता है लंब बटा करण, तो लंब कितना है आपके पास, सॉरी साइन की बात करें तो लंब जो है आपके पास वो है b और जो करण है आपके पास वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो आपके पास एक तो कोस एनटी आ गया और एक साइन एनटी आ गया। तो वो वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन ए के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट करोगे, कोस एनटी की और साइन एनटी की, तो आपके पास आयाम आ जाएगा x बराबर, तो ये x आयाम ही है आपका, क्योंकि दूरी जो होती है वो x बराबर a होती है, वो आयाम होता है आपके पास। तो अपने देखते हैं, अगर बात करें जो आपके पास a इक्वेशन थी उसमें अपने वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर जो आएगा आपके पास, ये तो a पड़ा है आपके पास, कोस एनटी की जो वैल्यू आपने निकाली वो निकाली a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, फिर प्लस b, फिर इनटू के अंदर है साइन एनटी की वैल्यू निकाली b अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अपने x की जो वैल्यू निकाली है आपने वो देखो a स्क्वायर प्लस आधार सेम है इनके, तो एलसीएम तो सेम आएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट, ऊपर देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो नीचे हाफ है ऊपर फुल है, तो नीचे ऊपर कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो ये जो आ गया आपके पास x बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रूट, यही आपका क्या है, आयाम है। आयाम फाइंड करना था और आवर्तकाल फाइंड करना था आपको। तो सबसे पहले आपको इनके नेचर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कण एसएचएम में गति कर रहा है तो कण गति करेगा तो समीकरण क्या आएगी, f बराबर में माइनस म्यू एक्स आती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए इसका विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वो वेग होता है, और जहाँ वेग शून्य होता है वो उसका आयाम होता है कण का। तो और जो डबल डेरिवेटिव कर देंगे यानी उसके वेग के अंदर परिवर्तन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया, आयाम और आवर्तकाल निकाल दिया आपने। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के अंदर, ताकि वो भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।